गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज ज्योग्राफी लेक्चर में आज का विषय है ओशनिक रिसोर्सेस, महासागरी संसाधन। महासागरी संसाधन है क्या? इसे जानने के पहले हमें जानना है कि महासागर है क्या। व्हाट इज ओशन मैराइन? पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है और लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसके 71% भाग में जलमंडल और 29% भाग में स्थलमंडल का विस्तार पाया गया है। महासागर पृथ्वी का एक विशाल भाग है और जिसमें खारे पानी का विशाल भंडार समाहित है। इस महासागर के अंतर्गत प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी और दक्षिणी महासागर स्थित है, जिसमें 1,43,70,00,000 घन किलोमीटर जल समाहित है और ये संपूर्ण पृथ्वी के जल संसाधन का 97.2% भाग स्थित है। यदि हम संसाधन के दृष्टिकोण से महासागर को देखें तो महासागर एक विशाल संसाधनों का भंडार है और वर्तमान समय में बढ़ती हुई जनसंख्या ने इसे एक वैकल्पिक संसाधन के रूप में चुना और इस तरह से वर्तमान समय में महासागरों का विदोहन प्रारंभ हो गया है। व्हाट इज मैराइन रिसोर्सेज? खनिज संसाधन है क्या? जब खनिज संसाधन है क्या कहते हैं तो एक डेफिनेशन याद आ जाती है कि रिसोर्स आर नॉट दे बिकम, ये जिमरमैन ने कहा है, और जिसका अर्थ होता है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, अर्थात मनुष्य द्वारा किसी वस्तु को संसाधन बनाया जाता है। मनुष्य पृथ्वी में उपस्थित वस्तुओं का जब उपभोग करने लगता है तो वह संसाधन है। उस वस्तु का यदि उपयोग नहीं होता है तो वह केवल तुच्छ वस्तु या न्यूट्रल स्टफ के रूप में जाना जाता है। प्रश्न ये उठता है कि महासागरी संसाधन है क्या? महासागरी संसाधन महासागरी नितल और सरफेस पर जैविक और अजैविक संसाधन, जिसे महासागरी संसाधन के नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत महासागरी जल, महासागरी ऊर्जा जिसमें तरंग ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा सम्मिलित है, जैविक जीवन जिसके अंतर्गत है प्लांट और एनिमल, मैराइन डिपॉजिट, अकार्बनिक निक्षेप जो महासागर के तली में स्थित है, ये सारे महासागरी संसाधन के अंतर्गत है। यदि हम महासागर के एक बूंद जल की बात करें तो उसमें अनगिनत सूक्ष्म जीव को जन्म देने की क्षमता होती है। मैराइन जोन्स, सागरी मंडल जिसे हम कहते हैं, और सागरी मंडल वह क्षेत्र है जो तट से सुदूर तक फैला हुआ सागर, जिसे हम मैराइन मंडल के नाम से पुकारते हैं। इसे विभिन्न उद्देश्यों के आधार पर, अलग अलग उद्देश्यों के आधार पर कई खंडों में विभक्त किया गया है। इनके उद्देश्य हैं संप्रभुता के आधार पर, संसाधनों के विदोहन के आधार पर, युद्ध के आधार पर, व्यापार, यातायात एवं मनोरंजन आदि उद्देश्यों के आधार पर महासागरी मंडल को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है टेरिटोरियल सी, दूसरा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तीसरा है हाई सी। टेरिटोरियल सी या जिसे हम सागरी क्षेत्र कहते हैं, ये तट से निकटवर्ती समीप के भूवर्ती जो क्षेत्र है उसको हम टेरिटोरियल सी या सागरी क्षेत्र के नाम से पुकारते हैं। महासागरी जो तट है वो कटे फटे हैं और उन तटों को यदि हम मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींचे तो इस रेखा को हम बेस लाइन के नाम से या आधार लाइन के नाम से पुकारते हैं। इस आधार लाइन और तट के बीच स्थित जल को
हम आंतरिक जल या इंटरनल वाटर के नाम से पुकारते हैं। तट से समीपवर्ती सागर जो लगभग 12 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर स्थित है, उसे टेरिटोरियल सी के नाम से पुकारा जाता है। और बेस लाइन से लगभग 24 नॉटिकल माइल्स दूरी को कंटिन्यूअस जोन या अविच्छिन्न मंडल के नाम से पुकारा जाता है। इन दोनों मंडल में तटीय राज्य की संप्रभुता बनी होती है। दूसरा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या विशेष आर्थिक मंडल जिसको हम कहते हैं। विशिष्ट आर्थिक मंडल की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि यहाँ पर समस्त जो सागरी संसाधन है उस पर राज्य सरकार, तटीय राज्य का अधिकार होता है, उसकी संप्रभुता उस पर बनी होती है। और इस तटीय राज्य के अलावा समीपवर्ती राज्य इसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं, प्रवेश वर्जित होता है। और अगर वो बिना अनुमति के प्रवेश करते हैं तो तटवर्ती राज्य को दंड देने का अधिकार होता है। इसमें इस क्षेत्र के लिए अनेक नियम और अंतर्राष्ट्रीय कानून भी बने हुए हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो समीपवर्ती तटीय क्षेत्र है, केवल उन्हें केबल बिछाने, परिवहन की सुविधा और इसके ऊपर हवाई यात्रा करने की सुविधा होती है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से सुदूरवर्ती जो सागर है, सुदूरवर्ती सागर जिसे हाई सी कहा गया है और या गहरे सागर के नाम से इसे पुकारा गया है, इस गहरे सागर में तटीय राज्य और समीपवर्ती राज्य सभी को कार्य करने का अधिकार होता है। मछली पकड़ने, अन्वेषण और परीक्षण आदि कार्य कहाँ पर किया जा सकता है? इन स्थानों पर किया जा सकता है। इसमें केबल बिछाने, यात्रा करने आदि की भी अनुमति सभी राज्यों को होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैराइन रिसोर्सेस। मैराइन रिसोर्सेस को 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है मैराइन बायोलॉजिकल रिसोर्सेस या जैविक संसाधन। दूसरा है मैराइन मिनरल रिसोर्सेस या महासागरीय खनिज संसाधन। तीसरा है एनर्जी रिसोर्सेस या ऊर्जा संसाधन। और चौथा है फ्रेश वाटर रिसोर्सेस या जिसे हम शुद्ध जल संसाधन के नाम से पुकारते हैं। मैराइन बायोलॉजिकल रिसोर्स को उपयोगिता के आधार पर 2 भागों में बांटा है। पहला है फूड रिसोर्स, दूसरा है नॉन फूड रिसोर्स, खाद्य संसाधन, अखाद्य संसाधन। खनिज संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है, स्थिति के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन और नेचर या प्रकृति के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। एनर्जी रिसोर्स को पुनः उपयोगिता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला है कन्वेंशनल एनर्जी या परंपरागत ऊर्जा और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी या गैर परंपरागत ऊर्जा। फ्रेश वाटर रिसोर्सेस। फ्रेश वाटर रिसोर्सेस वह रिसोर्सेस है जिसका उपभोग मनुष्य करता है, अर्थात महासागर में विशाल जल के भंडार है और समस्त जल हमारे उपयोग के लायक नहीं होता है, तो उपयोग हेतु प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेस करके जब हम जल का उपभोग करते हैं तो उस जल को फ्रेश वाटर रिसोर्सेस के नाम से पुकारा जाता है। पहला है मैराइन बायोलॉजिकल रिसोर्सेस या जैविक संसाधन जिसको कहते हैं। इसे उपयोगिता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला फूड रिसोर्सेस या खाद्य संसाधन और दूसरा है नॉन फूड रिसोर्सेस या अखाद्य संसाधन। फूड रिसोर्सेस जिसको 2 भागों में बांटा गया है। एनिमल रिसोर्सेस जिसमें मछली, सागरी कीड़े, केकड़े आदि इसके अंतर्गत सम्मिलित है। प्लांट रिसोर्सेस जिसमें पौध संसाधन जिसे कहते हैं और जिसके अंतर्गत हरे घास और शैवाल आदि सम्मिलित है। नॉन फूड रिसोर्सेस के अंतर्गत है कोरल, शीप और इसके अतिरिक्त समुद्र की गहराई के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। प्लैंकटन, नेक्टन और वैंथोस। प्लैंकटन या जिसको हम प्लवक भी कहते हैं। और यदि हम सागरी संसाधन में जीव जंतु के संदर्भ में अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जीवों का जहाँ आवास होता है उसके चारों ओर जो सागरी पर्यावरण है उस पर्यावरण को हम सागरी बायोम के नाम से पुकारते हैं। और
सागरी बायोम के अंतर्गत यदि हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम प्लैंकटन की बात करते हैं। प्लैंकटन जब हम कहते हैं तो प्लैंकटन, जिसे हिंदी में प्लवक कहा जाता है, ये प्लवक सूक्ष्म जंतु है, जीव जंतु है, और जो तैर नहीं सकते बल्कि वो वेव्स और करंट के साथ फ्लोट करते हैं या तैरते हुए आगे बढ़ते हैं। प्लैंकटन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है फाइटोप्लैंक्टन और दूसरा है जूप्लैंक्टन, या जिसको हम पौध प्लवक और जंतु प्लवक के नाम से पुकारते हैं। जब हम पौध प्लवक की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत प्लांट और एल्गी सम्मिलित है। प्लांट की बात करते हैं तो जिसमें हम देखते हैं हरे घास को इसके अंतर्गत समाहित करते हैं। हरे घास उन स्थानों पर उगते हैं या उन स्थानों पर ग्रो करते हैं जहां पर सूर्य की प्रकाश पहुंचती है, अर्थात समुद्री सतह से 200 मीटर की गहराई पर स्थित क्षेत्र को हम किसके नाम से पुकारते हैं? प्रकाशीय मंडल के नाम से या फोटिक जोन के नाम से पुकारते हैं। और 200 मीटर से नीचे की ओर अफोटिक जोन या अप्रकाशीय मंडल के नाम से पुकारा जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इस फोटिक जोन में यह घास अपनी सूर्य के प्रकाश के द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के कर यह अपने भोजन को बनाती है और स्वयं उससे अपना संरक्षण करती है। यह स्वपोषी होती है। प्लवक क्या होती है? स्वपोषी होती है। ये प्राथमिक उत्पाद होते हैं और इसमें महासागर के समस्त जीव जंतु इस पर निर्भर होते हैं। इसी हरे घास के साथ साथ एक लाल रंग के भी घास, या जिसे हम शैवाल कह सकते हैं, जिसका रंग लगभग भूरा से लाल होता है, और ये जब पूरे महासागर में फैल जाते हैं तो उसे हम रेड ज्वार के नाम से पुकारते हैं या रेड टाइड के नाम से पुकारते हैं। हरे घास और सूर्य के प्रकाश की रोशनी की पहुंचता और घास की क्षमता के आधार पर ये स्थिति हमें दिखाई पड़ती है कि उनका ग्रोथ किस प्रकार हो रहा है, और सूर्य प्रकाश की पहुंच और घास की दक्षता के आधार पर जब उसका ग्रोथ तीव्र गति से होता है तो संपूर्ण महासागर हरे घास के रूप में फैल जाता है, और इस हरे घास युक्त क्षेत्र को हम सागरी चारागाह के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट है जिसे हम किसके नाम से पुकारते हैं? समुद्री अकशेरुकी जीव के नाम से पुकारते हैं। इसके अंतर्गत देखें तो ऐसे जीव सम्मिलित होते हैं जिसके बैकबोन नहीं होते हैं, बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव इसके अंतर्गत सम्मिलित है। और इसके अंतर्गत यदि हम देखें तो स्लग है, एनिमोक है, स्टारफिश है, ऑक्टोपस है आदि इसके अंतर्गत आते हैं। कुछ कीड़े, समुद्री कीड़े मकोड़े भी आते हैं, लॉबस्टर भी इसके अंतर्गत आते हैं, और ये जीव समुद्री किनारे पर निवास स्थान बनाते हैं। नेक्स्ट है फिश या मछलियां। मछली एक तरह से कशेरुकी जीव है। इसके बैकबोन होते हैं, रीढ़ की हड्डी होती है, और इनकी अपनी कुछ विशेषता होती है जिससे इन्हें पहचाना जाता है। इनकी पहली विशेषता या लक्षण जिसको हम कह सकते हैं कि मछली के अपने पंख होते हैं और उस पंख के सहारे वो एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित करते हैं। एक प्रोटेक्टिव स्केल होता है और जिससे वो अपना प्रोटेक्शन करते हैं। गिल्स या गलफेफड़े होते हैं जिससे वो ऑक्सीजन लेते हैं, और एक विशेष प्रकार का ब्लेडर होता है जिसके सहारे वो स्विम करते हैं और गहराई पर जाने के बाद भी ये डूबते नहीं है। ये एक्टोथर्मी होते हैं, ब्लड शीत रक्तता होती है, और जिसके कारण ये समुद्री जल के टेम्परेचर से अपना समायोजन करते रहते हैं, और इस तरह से मछली के अनेक लक्षण हमें दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट है रेप्टाइल, या जिसे हम किसके नाम से पुकारते हैं? सरीसृप या रेप्टाइल के नाम से पुकारा जाता है। रेप्टाइल या सरीसृप जो है ये बहुत थोड़ी मात्रा में महासागर में पाए जाते हैं, और ये जीव विशेषकर इसके अंतर्गत यदि हम देखें तो सागरी कछुआ है, सागरी सांप है, और क्रोकोडाइल या मगरमच्छ है, इगुआना है। ये सारे कहाँ पर निवास करते हैं? समुद्री किनारे पर या तट के समीप निवास करते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि जो स्नेक
या जिसको हम समुद्री सांप कहते हैं, ये महासागर में युवा होते हैं। इनकी गहराई में क्षमता कम हो जाती है और ये खास करके गर्म पानी वाले क्षेत्र में निवास करते हैं, अर्थात महासागर के ऊपरी सरफेस पर ही ये निवास करते हैं, अधिक गहराई पर ये निवास नहीं करते हैं। खास करके इसमें जो मगरमच्छ है, कछुआ है और इगुआना है, ये अपने अंडे स्थल खंड पे देते हैं लेकिन रहते महासागर में हैं। नेक्स्ट है जिसको हम समुद्री पक्षी या मैराइन मैमल्स, सी बर्ड्स एंड मैराइन मैमल्स के नाम से, समुद्री पक्षी और स्तनधारी जंतु के नाम से पुकारते हैं। और इस जंतु की अपनी विशेषता होती है कि इसके अपने स्तन होते हैं और ये समुद्र के किनारे पर निवास करते हैं। इनके सामान्य लक्षण ये होते हैं कि ये भी समुद्री किनारे और सरफेस पर ही के आसपास ही रहते हैं। इनके अपने कशेरुक होते हैं या रीढ़ की हड्डी होती है, स्तनधारी होते हैं, बाल होता है, पंख होता है, इनके अपने दांत होते हैं और इस तरह से ये मैराइन मैमल्स के नाम से जाने जाते हैं। धन्यवाद।